ये बिल जैसे ही लोकसभा से पास होता है, बंगाल के साथ साथ काफ़ी सारे प्लेसेस लड़ाई झगड़ों और दंगों के शिकार में आ जाते हैं। और इन दंगों की शुरुआत होती है वक्फ बिल में रिकरेक्शंस को लेके। इस बिल में कुछ बदलाव किए जाते हैं और इस बिल को पास करने के लिए इसे लोकसभा में पेश किया जाता है। ये बिल लोकसभा से पास भी हो जाता है, लेकिन काफ़ी लोग इस बिल को एक्सेप्ट करते हैं, वहीं काफ़ी लोग इस बिल को रिजेक्ट करने की मांग करते हैं। आखिर क्या है ये वक्फ बिल और वक्फ बोर्ड? पुराने वक्फ बिल के हिसाब से क्या हो रहा था और आगे नए वक्फ बिल के हिसाब से क्या होगा? आखिर इस नए वक्फ बिल में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और इस बदलाव को लेकर क्यों नाराज़ हैं कुछ लोग? क्यों हो रहे डिमॉन्स्ट्रेशन और दंगे? आखिर इन लड़ाई झगड़े के मुद्दों को लेकर क्या इस बिल में फिर से कुछ बदलाव किए जाएंगे या नहीं? सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में क्लैरिटी से। 8 अगस्त साल 2024 को वक्फ रिकरेक्शन बिल भारतीय लोकसभा में पेश किया जाता है। इसमें एक्ट 1923 और एक्ट 1995 के अंडर वक्फ बोर्ड में कुछ बदलाव की मांग की जाती है, लेकिन इस बिल में रिकरेक्शंस को लेकर लोकसभा में हंगामा होने लगता है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है, वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है, उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? बिल में इस बदलाव को लेकर 8 महीने तक बहस चलती है और फाइनली 2 अप्रैल 2025 को इस बिल को लोकसभा में फिर से पेश किया जाता है। अब ये बिल पास होगा या नहीं, इसके लिए लोकसभा में रात 2 बजे तक वोटिंग होती है। वोटिंग में टोटल 520 वोट पड़ते हैं, जिसमें 288 वोट जाते हैं पक्ष में यानी कि बीजेपी की तरफ और 232 वोट जाते हैं विपक्ष की तरफ यानी कि सपा, कांग्रेस और अदर पार्टीज की तरफ। अब बीजेपी की तरफ ज़्यादा वोटिंग होने की वजह से ये बिल मेजोरिटी से लोकसभा में पास हो जाता है। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। इसके बाद इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में इस समय 236 सांसद हैं, जिसमें से 115 सांसद बीजेपी के हैं, 85 सांसद कांग्रेस के हैं और बाकी के 30 सांसद जो बचे हैं वो अदर पार्टीज के हैं। इसके अलावा इस टाइम 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। अब राज्यसभा में ये वोटिंग थोड़ी सी टफ हो जाती है, क्योंकि पक्ष में भी 115 सांसद हैं और विपक्ष में भी 115 सांसद हैं। अब दोनों में से किसी एक पक्ष को जीतने के लिए 6 में से 4 वोट नॉमिनेटेड मेंबर्स के चाहिए। फाइनली रिजल्ट में 128 वोट जाते हैं बीजेपी की तरफ और ये बिल राज्यसभा से भी पास हो जाता है। वैसे ये नॉमिनेटेड मेंबर्स एट अ टाइम जो गवर्नमेंट रहती है उसे ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई भी मेंबर बैकआउट करता तो ये बिल और भी समय के लिए होल्ड हो सकता था। अब समझते हैं वक्फ बोर्ड है क्या। देखिए, वक्फ बोर्ड की बात करें तो वक्फ बोर्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मुस्लिम कम्युनिटी चूज करती है डोनेशन के लिए। डोनेशन जैसे कि आपका कैश हो गई, ज्वेलरी हो गई, जमीन जायदाद हो गई, पंखा, कूलर, टीवी, मतलब डोनेशन में हर वो चीज आ सकती है जो एक मुस्लिम मेंबर या मुस्लिम कम्युनिटी वक्फ बोर्ड को डोनेट करना चाहती है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मुस्लिम कम्युनिटी का कोई व्यक्ति है जिसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को संभालने वाला कोई नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छा अनुसार अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को दान कर देता है, ये मानते हुए कि मेरी प्रॉपर्टी गरीबों के काम में आएगी या फिर धर्म कर्म के काम जैसे मस्जिद हो गया, मदरसा हो गया, कब्रिस्तान, इन कामों में आएगी। वक्फ बोर्ड के मतलब दान की भी जमीन, कोई आदमी मर गया, उसके औलाद ने अल्लाह के रास्ते में दान कर दी वही जमीन, और वो जमीन की आमदनी किसके लिए होती? गरीबों की मदद के लिए। उससे मदरसा चलाया जा सकता था, हॉस्पिटल बनाया जा सकता था, इमाम को तनख्वाह दी जा सकती थी, मस्जिद बना सकते थे। लेकिन जरा बताओ, आज तक बना? नहीं बना। वैसे ये हेल्पिंग कॉन्सेप्ट नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है। कहते हैं मोहम्मद साहब जो मदीना की देखभाल करते थे, उनको एक व्यक्ति मुखैरत ने अपने 7 बाग बगीचे दान दिए थे, जिनमें करीब 600 खजूर के पेड़ लगे हुए थे, और उन बाग बगीचों से जो भी प्रॉफिट आता था मोहम्मद साहब उस प्रॉफिट को गरीब मुसलमानों की देख रेख में लगाते थे, और वहीं से सबसे पहले चैरिटेबल वक्फ की शुरुआत हुई। वहीं कुछ नॉलेजेबल लोगों का कहना है कि खलीफा उमर ने खैबर में मिली जमीन को मोहम्मद साहब के कहने पर दान धर्म के काम में दे दिया था, और वहीं से चैरिटेबल वक्फ की शुरुआत हुई थी। इसके बाद अगर इंडिया की बात करें तो 12वीं शताब्दी के लास्ट में जब मोहम्मद गौरी भारत आया था और उसने इंडिया में अपना एम्पायर डेवलप किया था, तो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए मोहम्मद गौरी ने अपनी काफी सारी प्रॉपर्टीज इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को दान कर दी थी, जिससे कि लोग उसका नाम लें और उसकी ताकत को बढ़ावा मिले। एग्जाम्पल के लिए मोहम्मद गौरी ने 2 गांव दान कर दिए थे जामा मस्जिद को बनवाने के लिए, और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे ही मजबूत कर लिया था अपने लिए। इसके बाद जो भी मुगल शासक इंडिया में आए उन्होंने भी ऐसा ही किया। दूसरों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके ये लोग उस प्रॉपर्टी को अपने दान धर्म के काम में यूज करने लगे, और यहीं से चैरिटेबल वक्फ और भी ज्यादा पॉपुलर होने लगा। इसके बाद अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने वक्फ चैरिटी के काम पर रोक लगा दी,
अंग्रेजों ने सोचा अगर धर्म कर्म के नाम पे सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में चली जाएगी तो फिर इससे उनका क्या ही फायदा, इससे तो उनका नुकसान ही होगा। इसलिए उन्होंने वक्फ वाले काम पर बिल्कुल बैन लगा दिया। अंग्रेजों को भगाने के बाद जब न्यू इंडिया बना तो आज़ादी के बाद साल 1954 में वक्फ को लेके एक प्रॉपर एक्ट बनाया गया पूरी तरीके से, जिसमें वक्फ को लीगल किया गया और इस वक्फ चैरिटी के लिए एक लीगल बोर्ड बनाया गया जिसे वक्फ बोर्ड कहा गया। साल 1995 में पीवी नरसिम्हा राव ने वक्फ बोर्ड को बहुत ज़्यादा पावर दे दी थी। उनका कहना था कि वक्फ बोर्ड को फुल पावर है किसी भी प्रॉपर्टी को अपना कहने का, मतलब वक्फ बोर्ड जिस भी प्रॉपर्टी को अपना बोल देगा कि ये हमारी प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, वो भी बिना किसी प्रूफ के। वहीं अगर किसी रैंडम पर्सन की प्रॉपर्टी पर अगर किसी वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया है तो उस रैंडम पर्सन को उस प्रॉपर्टी के सभी रजिस्ट्री, पेपर्स और बाकी सारे प्रूफ दिखाने पड़ते थे। और यही वजह है वक्फ बोर्ड सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी के मामले में इंडिया में तीसरे नंबर पर आता है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वक्फ बोर्ड के पास इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के नाम पर लगभग 9,40,000 एकड़ ज़मीनें पड़ी हुई हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के पास लगभग 16,716 मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें से कब्रिस्तान के नाम पर सिर्फ 1.5 लाख प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड है और मस्जिद के नाम पर लगभग 1,19,000 प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर्ड है। वक्फ बोर्ड की कितनी जमीनें हैं? 9.5 लाख एकड़ जमीन है ना। सालाना अगर इनका इनकम देखेंगे आप, वक्फ बोर्ड की जमीन की आमदनी तकरीबन कई सौ करोड़, 1200-1300 करोड़ रुपए होते हैं। 1200-1300 करोड़ रुपए जाते कहां हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड दो तरीके का होता है। एक होता है स्टेट का अपना वक्फ बोर्ड और एक होता है सेंट्रल वक्फ बोर्ड। सेंट्रल वक्फ बोर्ड का काम होता है स्टेट लेवल के वक्फ बोर्ड को एडवाइस करना कि कितनी प्रॉपर्टी कहाँ और कैसे यूज करनी है। जो माइनॉरिटीज अफेयर्स का मिनिस्टर होता है वही सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी होता है, जो कि इस टाइम किरण रिजिजू जी हैं। इसके अलावा सेंट्रल वक्फ बोर्ड में एक सेक्रेटरी होता है और बाकी के 8 मेंबर्स और होते हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबर वो लोग बनते हैं जिन्हें इस बोर्ड से प्रॉफिट हुआ हो या फिर जिन्हें इस्लाम का अच्छा नॉलेज हो। इसके अलावा इस बोर्ड में एक मुस्लिम एमपी या एमएलए होता है और बाकी के गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। ये सभी लोग मिलकर स्टेट वक्फ बोर्ड के अंडर में काम कर रहे किसी एक पर्सन को चूज करते हैं और वही पर्सन स्टेट वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनता है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो इस बोर्ड का एमपी या एमएलए होता है वही इसका चेयरमैन बनता है। अब समझते हैं धर्म कर्म के नाम पर वक्फ बोर्ड की 9 लाख एकड़ की जमीन का कैसे यूज हो रहा है और क्यों नए बिल से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। अमानतुल्लाह खान ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और इनको गिरफ्तार किया जाता है दिल्ली वक्फ बोर्ड में एक घोटाले को लेके। इन पर ब्लेम लगता है कि इन्होंने वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को लीज पर दिया है और उस ज़मीनों से जो भी फंड मिला है उन्होंने इसे पॉलिटिक्स में यूज़ किया है। 1990 से लेकर सन 2002 तक 70,000 एकड़ जमीन बेची गई। वक्फ बोर्ड की जमीन बेचने वाले हमारे लोग। इसके अलावा ईडी का भी यही कहना है कि अमानतुल्लाह ने लगभग 100 करोड़ की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को बिल्डर्स को बेच दिया है या फिर निजी कामों में यूज़ कर ली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने लगभग 100 करोड़ का वक्फ बोर्ड का घोटाला किया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम भाइयों तक को नहीं छोड़ा। आम आदमी पार्टी ने लगभग 2800 करोड़ का शराब घोटाला किया। इतना ही नहीं, कर्नाटक में एक बड़ा वक्फ बोर्ड घोटाला होता है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर मणिपति खुद कहते हैं कि मैंने वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड घोटाले की 7500 पन्नों की फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है। इस रिपोर्ट में मिस्टर अनवर मणिपति कहते हैं कि कर्नाटक के पॉलिटिशियंस, दलाल माफियाओं और वक्फ बोर्ड के मेंबर्स ने मिलकर पिछले 10 सालों में लगभग 22,000 प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके उन प्रॉपर्टीज को गिरे हुए रेट पर बिल्डर्स को बेच दिया है या फिर अपने खुद के काम में इस्तेमाल कर लिया है, जिसमें लगभग 2 लाख करोड़ का घोटाला हुआ है और राजकोष को नुकसान भी। घोटाले की 85% प्रॉपर्टी सिर्फ बेंगलुरु की है। जिस धनराशि से गरीब मुस्लिम लोगों को मदद मिलनी थी वो पैसा इन लोगों ने अपनी जेब में भर लिया है। इंडिया में लगभग 80% वक्फ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनका ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है और ना ही कोई प्रूफ, और इसी वजह से इन प्रॉपर्टीज़ का ना ही कभी कोई रिकॉर्ड बना, ना ही कभी कोई ऑडिट हुआ और ना ही ये डिजिटल तरीके से शो हो पाई। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के पीछे एक रीज़न ये भी था कि वक्फ बोर्ड के मेंबर्स और पॉलिटिशियंस सब मिले हुए थे। इन लोगों को एक दूसरे से हेल्प मिलती रहती थी। पॉलिटिशियंस को इलेक्शन के नाम पर करोड़ों का चंदा मिलता था वक्फ बोर्ड से और वक्फ बोर्ड को बदले में पॉलिटिशियन से पावर मिलती थी कहीं पर भी कब्जा करने की। अब बात करते हैं कि इस नए वक्फ बिल को लेकर लोग परेशान क्यों हैं और क्यों मांग कर रहे हैं कि इस बिल को रिजेक्ट किया जाए। नहीं, हमारी पार्टी ने तय किया है सौरभ भाई कि हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। देखो, पुराने वक्फ बिल के हिसाब से वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी को अपना कह देता था तो वो प्रॉपर्टी वक्फ ट्रिब्यूनल के हिसाब से वक्फ बोर्ड की मान ली जाती थी और पुराने रूल के हिसाब से वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला होता था। ना तो इसमें कोई इंटरफेयर कर सकता था और ना ही कोई दोबारा अपील कर सकता था।
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कल को आप अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने जाते हो या फिर अपनी प्रॉपर्टी पर लोन लेने जाते हो, तो आपको बैंक से पता चलता है कि एक्चुअल में जिस प्रॉपर्टी पर आप लोन ले रहे हो वो प्रॉपर्टी तो आपकी है ही नहीं। उस प्रॉपर्टी को तो वक्फ बोर्ड ने 10 साल पहले ही अपना बताकर अपील कर दिया है। अब जब आप वक्फ ट्रिब्यूनल में कंप्लेंट करने जाते थे तो ट्रिब्यूनल का एक रूल था कि अगर आपकी प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है तो आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में जल्द से जल्द अपील करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको पता ही 10 साल बाद चल रहा है तो आप ट्रिब्यूनल में अपील करोगे कहाँ से? यही रीज़न था कि आपको लेट बोल के वो सारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम कर दी जाती थी। अगर कोई ज़मीन खाली पड़ी है तो उस ज़मीन पर मदरसा या मस्जिद बनवा के वक्फ बोर्ड उस ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेता था और वो ज़मीन भी वक्फ बोर्ड की मानी जाती थी। जैसे कि आपकी कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और आप 5-10 साल के लिए कहीं बाहर चले गए तो वक्फ बोर्ड उस ज़मीन पर मस्जिद या मदरसा बनवाकर उस ज़मीन को अपने कब्जे में ले लेता था और रूल के हिसाब से वो ज़मीन भी वक्फ बोर्ड की मानी जाती थी। मतलब पुराने रूल के हिसाब से वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन पर कब्जा कर सकता था, उस ज़मीन को अपना कह सकता था, जो कि ये सब गलत था। पुराने रूल के हिसाब से वक्फ बोर्ड को ना तो कोई मुस्लिम लेडीज ज्वाइन कर सकती थी और ना ही किसी दूसरे धर्म के लोग इस बोर्ड को ज्वाइन कर सकते थे। लेकिन अब नए वक्फ बिल और रूल के हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ की तभी मानी जाएगी जब वो प्रॉपर्टी उसे दान में मिली हो या फिर उन प्रॉपर्टीज़ के सारे पेपर्स अवेलेबल हो। इसके अलावा नए रूल के हिसाब से अगर वक्फ बोर्ड ने आपकी ज़मीन पर कब्जा किया है तो आप वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी केस कर सकते हो। इसके बाद नए रूल के हिसाब से वक्फ बोर्ड के सभी कामों की डिटेल्स गवर्नमेंट के पास रहेगी। प्रॉपर्टीज़ के पेपर को चेक करने के लिए एक कलेक्टर रखा जाएगा। पूरे पेपर ना होने पर प्रॉपर्टी राजकोष में जाएगी। सभी प्रॉपर्टीज़ का एकदम अच्छे से ऑडिट होगा जिससे कि उन प्रॉपर्टीज़ का डिजिटलाइजेशन हो सके। इसके बाद नए रूल के हिसाब से 2 मुस्लिम महिलाओं को और अलग किसी धर्म के 2 लोगों को वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया जाएगा जिससे कि वक्फ बोर्ड की अच्छी तरीके से देखभाल हो सके और जो भी मुस्लिम भाई या मुस्लिम फैमिलीज बहुत ज़्यादा वीक हैं उनको आसानी से मदद मिल सके। इसके बाद मैं आपको वक्फ बोर्ड से रिलेटेड कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ जहाँ पर दोनों तरफा माहौल है, जिसमें कुछ मुस्लिम भाई वक्फ बोर्ड को लेकर खुश हैं तो वहीं कुछ मुस्लिम भाई नाराज़ हैं। समझ ही नहीं पाया कि 70 साल ने कांग्रेस ने किया क्या मुस्लिमों के लिए। जब से 2014 के बाद से प्रधानमंत्री जी मोदी जी बने, एक हाथ में अगर कुरान देने का काम किया तो दूसरे हाथ में लैपटॉप है। 140 करोड़ की जनता है हमारे देश में। अगर मुस्लिमों को पढ़ा लिखा दिया जाता, शिक्षित कर दिया जाता तो ये पत्थरबाजी कौन करता, ये ठरकबाजी कौन करता? हर वक्त ठरकबाजी सिखाता रहता है इस्लाम। और सरकार क्या क्या बदल रही कुछ नहीं पता, बस मोदी सरकार ने किया है तो उसका विरोध है। इसलिए शाहीन अब की बार तो सरकार भी थोड़ा तैयारी के साथ है, ये शाहीन बाग जरा करके दिखाएं तो पता चलेगा। पूरे देश में अगर एक वक्फ बोर्ड किसी भी स्टेट का ये साबित कर दे कि मैं कुछ स्कूल चला रहा हूँ, कुछ हॉस्पिटल चला रहा हूँ, तो हम सरेंडर कर जाएंगे उनके साथ। ये काम किया ही नहीं, इतना सुंदर काम नहीं करते ये तो इतना सुंदर काम करते हैं कि पैसे लेकर के जमीन को कब्जा करवा दिया, लीज पर दे दिया, पैसे लेकर के जो है वो जमीन को बेच दिया, लोकेशन के हिसाब से पैसे खा गए, करोड़ों की जमीन थी, लाखों में कौड़ियों में बेच दी। 70 सालों में चेयरमैन भी तुम, मेंबर भी तुम और सब कुछ तुम, और शोर मचाया कि मोदी जमीन खा गए।